देखिए, स्थूल व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट क्या बताया था, गुरु गुरु प्लस अवतर्पण। क्यों बताया था उन्होंने? आपने आचार्य चरक का या भागवत जी का एक त्रिविध कुक्षी अध्याय है हमारे आचार्य चरक के अध्याय में, इसमें संहिता में, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे स्टमक को भरने के 3 तरीके हैं कि एक पार्ट पानी से, एक पार्ट भोजन से, एक पार्ट खाली रहना चाहिए वात दोष के लिए, वायु के लिए। तो उसी कंसेप्ट को हम यहां उठा के देखते हैं। कोई व्यक्ति बार बार खाएगा, बार बार खाएगा, ज्यादा मात्रा में खाएगा, ज्यादा मात्रा में खाएगा और आराम करेगा, आराम तलब रहेगा, वही व्यक्ति मोटा होगा ना। जो व्यक्ति कालम भोजनम आरोग्य कारणम के सिद्धांत को फोकस करेगा कि समय पर भोजन करेगा, एक्सरसाइज को करेगा और एक लिमिटेड क्वांटिटी में भोजन करेगा, वो व्यक्ति मोटापे की तरफ कभी नहीं जाएगा। तो यहां पर जो गुरु वर्ड आया है, गुरु वर्ड आया है ऐसा भोजन जिसको करने के बाद, जिसको करने के बाद आपकी अग्नि दीपन होने में, मैं वर्ड जो बोल रहा हूं वो समझिएगा, दीपन ना कि पाचन। पाचन तो जरूरी है। आप यदि गुरु भोजन करेंगे तो गुरु भोजन करने के बाद आपके शरीर की अग्नि उस गुरु भोजन को पचाने में लग जाएगी। तो आपको जो नेक्स्ट टाइम की जो भूख लगनी थी, वो भूख एक टाइम को शिफ्ट करके लगेगी क्योंकि इजीली आपको भूख लगने वाली नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोटी खा लीजिए, रोटी खाने के बाद और एक आप पूड़ी खा लीजिए या हलवा खा लीजिए या पुए वगैरह होते हैं, हमारे साइड मालपुआ बोलते हैं इनको, घी के पुए वगैरह होते हैं, उसको खा लीजिएगा। कुल मिलाकर के आलू के पराठे खा लो, सबसे अच्छा सिंपल एग्जाम्पल आप सभी के लिए जो इजीली हमें समझ में आता है। तो क्या आपको रोटी खाने की अपेक्षा आलू के पराठे खाने पर जल्दी भूख लग जाती है? नहीं लगती। आलू के पराठे खाने पर हमारे पेट में एब्डोमेन फुलनेस लगती है, लगता है कि यार अब नहीं खिलेगा, अब तो हो गया 4-5 घंटे के लिए कुछ नहीं होना, 6-7 घंटे के लिए कुछ नहीं होना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि गुरु भोजन होना चाहिए। गुरु भोजन से अर्थ ऐसा ना हो, इसको अब मॉडर्न तरीके से और हम समझते हैं, गुरु भोजन से ऐसा ना हो कि आप गुरु भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाने लगो। किसने गुरु भोजन का बोला है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने लगो। आपको प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी होती है। प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी है, कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस लेना है, बैलेंस डाइट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट और फैट को बैलेंस डाइट के रूप में लेना है, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा देनी है ना। तो आप मसल वेट को स्थिर रख पाएंगे, अपनी बॉडी के मसल्स के वेट को स्थिर रख पाएंगे और बॉडी का फैट और जो कार्ब का जो वेट है वो आपका रिड्यूस्ड होने लगेगा। तो गुरु वर्ड से हमने ये समझा, यहां से आप अपने डाइट चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं इस सिद्धांत से मोटे व्यक्तियों के लिए। अपतर्पण जो वर्ड आता है, अब अपतर्पण, अपतर्पण का मतलब क्या होता है? अपतर्पण का मतलब होता है, एक तरीके सिंपल भाषा में आपसे कहूं, क्षति होना या लंघन के लिए भी अपतर्पण है। क्षति मीन्स ऐसा किसी भी धातु के शेप साइज को कम करना, किसी धातु के प्रमाण को कम करने के लिए
लंघन का उपयोग या अवतर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहां 2 वर्ड थे, गुरु और अवतर्पण। इस चीज से ये भी हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को अवतर्पण कराते हैं तो उसके व्यक्ति के शरीर में इतनी वीकनेस ना आ जाए, इतना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो जाए कि उस व्यक्ति को मोटा करने की बजाय वो हमारा पेशेंट परलोक सुधार जाए, है ना। तो उस व्यक्ति को बैलेंस्ड डाइट हम देंगे जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होंगी। उसका कैलोरिक इंडेक्स पहले मान लीजिए कि वो जब मोटा था तब 2800 कैलोरी फूड इनटेक कर रहा था, 2800 कैलोरी का, और एक्सरसाइज कर रहा था, बॉडी उसकी वर्कआउट कर रही थी 2000 कैलोरी के आसपास। अब हमें क्या करना होगा, हमें गुरु अवतर्पण सिद्धांत से उस व्यक्ति की जो डाइट है वो हमें करनी होगी 1800 कैलोरी के आसपास, और वर्कआउट उससे करवाना होगा 2200 कैलोरी के आसपास, कि इतना आपको बॉडी का फैट जलाना है ना। 1800 कैलोरी के आसपास हमें उस व्यक्ति को फ्रूट्स, फूड, ऐसे सप्लीमेंट देने हैं, ऐसी डाइट उसको डिजाइन करनी है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ताकि उसकी बॉडी प्रॉपरली न्यूट्रिशन की कमी से ग्रसित ना हो जाए, प्रॉपरली उसकी बॉडी अच्छी हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट होने लगे। तो आप इस सिस्टम को फॉलो करवा के डाइट चार्ट डिजाइन करेंगे तो जो ये 1800 और 2200 में जो 400 कैलोरी का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 400 कैलोरी का डिफरेंस जो दिख रहा है, वो 400 कैलोरी का डिफरेंस ही बॉडी में जो हमारे एब्डोमेन पर, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये उसका बैक है, ये एब्डोमेन है उसकी, इस एब्डोमेन के अंदर यहां पर ये फैट पेरिटोनियम के नीचे या मल्टीपल ऑर्गन्स के ऊपर लेयर करते हुए जमा हो जाता है। तो ये 400 कैलोरी जो है आप उससे 2200 कैलोरी की काम करवा रहे हैं, खाना दे रहे हैं 1800 कैलोरी, तो वो एक्स्ट्रा 400 कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसी फैट को यूज अप करेगा, इसी फैट को जलाना शुरू करेगा। तो एक तरीके से अवतर्पण भी ये हो गया। आज एक वर्ड बहुत बहुतायत में चलता है, कुछ वर्ड चलते हैं, अवतर्पण को हम देखते हैं। तो अवतर्पण वर्ड से इंटरमिटेंट फास्टिंग चलता है, कीटो चलता है, यानी कौन कौन से चलते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करना बेवकूफी है, क्योंकि ये सभी वर्ड हमारी चरक संहिता के लंघन से ही लिए गए हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे में 3 बार भोजन करता है तो उस व्यक्ति को हम 12 घंटे में 2 बार भोजन पर शिफ्ट कर दें तो अपने आप ही उस व्यक्ति का फैट कम होने लगेगा। अब चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल दो या कीटो बोल दो, प्रोटीन मटेरियल बढ़ा दो तो कीटो बोल दो, लेकिन उस व्यक्ति को लंघन कराने की आवश्यकता जरूर होती है। इससे क्या बेनिफिट होते हैं लंघन से? देखिए, हमारा लीवर जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है बेचारा कि जिसको हम कुछ भी खिलाया जा रहा है, कुछ भी खिलाया जा रहा है, कुछ भी खिलाया जा रहा है, लेकिन उसके डिटॉक्सिफिकेशन की कोई प्रोसेस हम तैयार नहीं कर रहे हैं कि उसको शुद्ध कैसे करना है, उसके शरीर, उसके लिवर के अंदर जो गंदगी जमा है उस गंदगी को कैसे निकालना है, लिवर की रिपेयरिंग के लिए उसको समय भी देना है कि नहीं देना। हमारी गाड़ी चलती है, गाड़ी में से धुआं निकलने लगे या गाड़ी की आवाज चेंज हो जाए, गाड़ी चलाने में मजा ना आए, तो हम तुरंत जा करके उसकी सर्विसिंग पर ले जाते हैं।
तुरंत जा करके गाड़ी की सर्विसिंग के लिए गाड़ी को ले जाते। लेकिन जब हमारा बॉडी में हमें कुछ लक्षण मिलते हैं कि समझ लीजिए हमारा लिवर खराब होने वाला है, लिवर गड़बड़ कर रहा है, एक लो एनर्जी फील होती है, लो एनर्जी फील होती है हमारी बॉडी में, किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता, साथ में कुछ भी खाने पर अचानक पेट सा फूलने लगता है, चाहे थोड़ा खा लो चाहे ज्यादा खा लो, आपको ऐसा लगेगा खाना खाने के बाद कि बहुत ज्यादा पेट फूल गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। किसी किसी पेशेंट को सुबह उठते ही या ब्रश करते ही वोमिटिंग जैसा मन करता है, लेकिन फिर भी हम इन लक्षणों को नकारते रहते हैं, इन लक्षणों को नकारते रहते हैं, और धीमे धीमे करके हमारा लिवर अपनी बेकार से बेकार कंडीशन में चला जाता है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसको लंघन हम बोल दें, लंघन की प्रक्रिया या उपवास की प्रक्रिया हमें जरूर करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सलाह दें या खुद भी करना चाहे तो मैं कहूंगा पहले 15 दिन में एक दिन का व्रत रखिए। इस एक दिन का व्रत रखिए। इस एक दिन में आप क्या खा सकते हैं? इस एक दिन में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, इस एक दिन में आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, इस एक दिन में आप प्रोटीनिशियस डाइट ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, और बार बार नहीं खाना है। नहीं पता चले कि व्रत के चक्कर में खूब तो वो मीठी मीठी चीजें खिल जाती हैं तो शुगर तो बॉडी में चला ही गया, तो काय को लिवर अब रिपेयर होगा। फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर विटामिन मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये विटामिन मिनरल्स जो होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में किसी भी क्षति को ठीक करने का कार्य करती है, रिपेयर करने के लिए कार्य बहुत अच्छा करती हैं। इसीलिए मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स का नाम लिया। इनकी मात्रा बहुतायत में होनी चाहिए, जिससे आपका लिवर प्रॉपरली हेल्दी होगा और भी चीजों से आपको हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो हमें यहां पर मेद धातु पर फोकस करना है, कफ पर फोकस करना है, अग्नि पर फोकस करना है, इन पर स्पेशली हमें फोकस करके चलना है। मेद धातु और कफ अगर दोनों को देखें तो इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा दोनों के जो गुण होते हैं, एक होता है स्निग्ध, स्निग्ध होगा, गुरु गुण होगा। गुरु कौन सा? ऑयली वाला गुरु बात कर रहा हूं मैं। अभी बात किया था मैंने ड्राई वाला गुरु, जैसे प्रोटीन्स, दालें, वो स्निग्ध नहीं होती, इतनी स्निग्ध नहीं होती जितना स्निग्ध दुग्ध है, घृत है, ऑयल्स हैं, इतने स्निग्ध नहीं होते। देखिए बहुत बारीक रूप में आचार्य चरक ने समझाने की कोशिश की है, वो बोल के हट गए, बस अब हमें युक्ति लगा के समझना है कि कौन से गुरु की बात कर रहे हैं। वो ऊपर गुरु बोल के यहाँ पे बोल दिए कि अब गुरु नहीं देना है, तो कौन सा गुरु नहीं देना है? स्निग्ध वाला गुरु नहीं देना है, जिसमें स्नेहांश बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ऐसा गुरु भोजन नहीं देना है। तो सिंपली हमें समझ में आता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो यदि हम देते हैं तो उस व्यक्ति को आराम मिलेगा, है ना। अब जो हमने अभी देखा था गुरु अवतर्पण, वहां पर एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, शहद का। गर्म पानी में शहद डाल करके आप उसको पीने को बोलेंगे तो शहद गुरु भी होता है, और कसाय रस प्रधान होने की वजह से अवतर्पण कर्म भी करता है। कसाय रस प्रधान होने की वजह से अवतर्पण कर्म भी करता है। तो हमें शहद का इसलिए बहुतायत में प्रयोग करने को बोला है। तो यहाँ पर स्निग्ध, गुरु
ऐसे गुणों की भरपाई वाली चीजों को कम करने की चिकित्सा करें। देखिए, मैंने आपको क्लिनिकल वेब प्रोग्राम में जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो वहां पर बताया था एक कंसेप्ट किसी भी चिकित्सा के लिए कि सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य करके जो कंसेप्ट दिया था हमारे आचार्य चरक का, सेम ऐसा ही भागवत जी ने बोला है कि यदि किसी चीज को बढ़ाना है तो उसके गुणों के सधर्मी, उसके गुणों के समान उसे चीजें देना शुरू कर दो। वो व्यक्ति बढ़ने लगेगा, वो चीज बढ़ने लगेगी, वो धातु बढ़ने लगेगी, वो पेड़ वृक्ष या कुछ भी चीज होगी इस ब्रह्मांड की, वो बढ़ने लगेगी। हिरास हेतु विशेषस्य करके जो बोला है उसमें बोला है यदि किसी चीज को कम करना है तो उसके विपरीत चीजें देना शुरू कर दो। तो अब विपरीत में क्या आएगा? विपरीत में क्या आएगा? विपरीत में आएगा रूक्ष, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण जरूरी है क्योंकि स्थूलता की वजह से स्रोतो अवरोध हो गया है। आप अगर जब तक स्रोतस को, चैनल्स को ओपन नहीं करेंगे तब तक मोटापा संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। उष्ण बस्तियां, उष्ण बस्तियां कसाय रस प्रधान द्रव्य, कसाय, कटु, तिक्त, इन रसों के प्रधान औषधियों का प्रयोग करना है। उबटन भी करेंगे इनसे, उबटन भी कर सकते हैं हम इनसे। अब हमने इसके गुणों को देख लिया, रूक्ष है, तीक्ष्ण है, उष्ण बस्तियां हैं, उष्ण यानी उष्ण चीजें, कटु है, कसाय है, तिक्त है ना। वीर कौन सा होना चाहिए? वीर प्रधान होना चाहिए, यहाँ पर उष्ण वीर औषधियां होनी चाहिए। तो एक हमें अब प्लेटफॉर्म मिल गया कि ये गुण जिस औषधि में होंगे हम उससे उस व्यक्ति को पतला करने का प्रोसेस ढूंढेंगे। तो 21, 22, 23, 24 जो श्लोक हैं अष्टनिंदती अध्याय चरक संहिता सूत्र स्थान 21वीं के 21, 22, 23, 24 जो श्लोक हैं उसमें एज अ डिस कंप्लीट ट्रीटमेंट उन्होंने लिखा है। बातग्न नाम अन्नपानानि निश्लेष मेदो हराणी चा रूक्षोष्णा बस्त्य तीक्ष्ण उरु उद्वर्तनानि च गुडुचि भद्रमुस्तानाम प्रयोगस्त त्रिफलैस्तथा तक्रारिष्टस् प्रयोगस्य प्रयोगो माक्षिकस्य च। देख लिए, गुडुचि का प्रयोग करने को बोला है उन्होंने, उन्होंने नागर मोथा का प्रयोग करने को बोला है, उन्होंने तक्र अरिष्ट का प्रयोग करने को बोला है। तक्रारिष्ट का रोगाधिकार अर्श है, वहां पर ही हमने देखा है, अर्श में पढ़ा है। तो तक्रारिष्ट का प्रयोग करना है ना। माक्षिक यानी शहद का प्रयोग करना है। बिडंगम नागरम क्षारहा काल लोहरजो मधु, बिडंग का प्रयोग करना है, सौंठ का प्रयोग करना है, क्षार का प्रयोग करना है, तीक्ष्ण लोह भस्म का प्रयोग करना है, मधु का प्रयोग करना है, यव आमलक चूर्ण जौ का प्रयोग करना है, आंवले का प्रयोग करना है, बिल्व आदि पंचमूल, बिल्व आदि पंचमूल का प्रयोग करना है। प्रयोग छौद्र संयुक्त, किसके साथ करना है? छौद्र संयुक्त, शहद के साथ प्रयोग करना है। शिलाजतु प्रयोगस्य सागनी मंत्र रसपरः, यहाँ पर हमें शिलाजतु का प्रयोग यानी शिलाजीत का प्रयोग अग्नि मंत्र रस के साथ करना है। अब मैंने एक एक करके इतने सारे ड्रग्स आपको बताया जो संहिता में लिखे हैं। आप प्रत्येक ड्रग को देखिए, चाहे तक्रारिष्ट ले लीजिए, यव ले लीजिए, आमलक ले लीजिए, शहद ले लीजिए, शुंठी ले लीजिए, क्षार ले लीजिए, बिल्वादी पंचमूल ले लीजिए, शिलाजतु ले लीजिए, अग्निमंत्रस ले लीजिए, आप नागर मोथा उठा लीजिए, सबके अंदर गारंटीड 100% ये सारे लक्षण मिलेंगे, ये सारे गुण देखने को मिलेंगे, सबके अंदर सारे गुण देखने को मिलेंगे। यहां पर उबटन करने को बोला तो उबटन में आप जौ हुआ, आंवला हुआ, जई हुआ,
हमारा हरित की हुआ, बिलवादी पंचमूल हो गए, इन सबको मिक्स करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के उस व्यक्ति के एब्डोमेन पर जिस जगह ज्यादा फैट है वहां पर उबटन कीजिए उस व्यक्ति का। अब उबटन करेंगे, आप देख लीजिएगा बिफोर उबटन उसका वेट, यदि बिफोर उबटन, उबटन से पहले यदि उस व्यक्ति का वजन 80 केजी होगा, तो उबटन आधा घंटे आप उबटन उसका करेंगे, आधा एक घंटा लग जाता है इसमें जनरली, तो उस व्यक्ति का वजन डेफिनेटली 77 या 78 आधे एक घंटे में टच करने लगेगा, गारंटीड है। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मैं माधवाग हार्ट केयर सेंटर में था, तो वहां पर हम ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, तो वहां पर मैंने उबटन करवा के देखा अपने पंचकर्म थेरेपिस्ट के थ्रू। तो हमने तो कई पेशेंट का 80 केजी जो वेट था, डायरेक्ट उसका 74 75 जाते हुए देखा है। तब वो पेशेंट खुद कह रहा था, डॉक्टर साहब आपकी मशीन में खराबी है, इतनी जल्दी ऐसे वजन थोड़ी कम होता है, ये कैसे होता है। तो हम भी आश्चर्य में पड़ जाते थे कि क्या वाकई इतना जल्दी वेट कम होता है। तो उस समय पे मैंने आकर के अतिस्थौलिकीय चिकित्सा को पढ़ा था, इस कंसेप्ट को समझा, तब मुझे लगा कि हाँ यार डेफिनेटली होता है। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, दसों पेशेंटों के ऊपर जब ये बार बार हमने देखा, तो हमें विश्वास हो गया कि ये वर्क करता है। वो व्यक्ति जो आपके यहाँ आके कह रहा है कि आपकी मशीन खराब हो सकती है, डॉक्टर साहब इतनी जल्दी वजन कम नहीं होता, तो क्या वो व्यक्ति दूसरी जगह जाके चेक नहीं करेगा? उसने दूसरी जगह जाकर के चेक किया, तो एज अ इट जो वजन हमारे यहाँ कम था, उतना ही वजन उसका उस समय कम देखने को मिला। तो इतना जल्दी ये कैसे प्रोसेस हो जाती है? हाँ साहब, बिल्कुल बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस का। लोग आप कहते हैं आयुर्वेद से बहुत धीमे फायदा पड़ती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैक्सिमम 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, चाहे कोई सा भी रोग हो, मल्टीपल डिजीज पर मेरी प्रैक्टिस इस समय हो चुकी है। शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद बोले कि हर प्रकार के रोगी कहीं ना कहीं से मेरे पास आते रहते हैं, और मुझे हर रोग पर चिकित्सा करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। कुछ रोग बचे हुए हैं जिन पर मिलेगा अवसर, तो वहां भी कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलेगा। 3 दिन के अंदर बेस्ट रिजल्ट की कंडीशन में पेशेंट पहुंचता है, बेस्ट रिजल्ट की कंडीशन में। अदरवाइज मैं तो ये कहता हूं कि आपके फर्स्ट डोज से ही पेशेंट को कम से कम 20% रिलीफ दिखता है, 20% रिलीफ दिखता है। बट क्या प्रॉब्लम है, हमारी साइकोलॉजी और पेशेंट की साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि पेशेंट और हम ये मानते ही नहीं है कि हमारी मेडिसिन से पहले ही डोज से रिलीफ आएगा। जब हम मानेंगे नहीं, तो हम उस चीज को बारीकी से ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे। देखिए, ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस रोड से निकलूंगा, इस रोड पे कोई भूत चुड़ैल या डायन कुछ ना कुछ है, या इस रोड पर चोरी करने वाले चोर मिलते हैं, तो आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, हर रोड पर खड़ा आदमी या तो आपको चोर दिखेगा या भूत दिखेगा। और अगर आप बिंदास चले जाओगे, तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा, चाहे चोर भी होगा तो भी आपको नहीं दिखेगा, और वो आपकी चोरी कर ले जाएगा। एलोपैथी के बारे में सिस्टम तैयार कर दिया, फास्ट एक्शन देता है। आयुर्वेद के बारे में सिस्टम कर दिया, स्लो रिलीफ देता है, फर्स्ट डोज से रिलीफ देता है आयुर्वेद। हाँ, इमरजेंसी मेडिसिन में मैं ये नहीं कहूंगा कि आयुर्वेद रिजल्ट नहीं देता, मैं ये कहूंगा कि हम नहीं ढूंढ पाए उन दवाइयों को जो इमरजेंसी रिजल्ट देती हैं, या फिर यूं कहूंगा कि हम उस सिद्धांतों को नहीं पकड़ पाए जो इमरजेंसी में पेशेंट आया, अटैक का पेशेंट आया, तुरंत आपने कुछ प्रोसीजर किए और वो पेशेंट का अटैक रिवर्स हो गया, जस्ट लाइक सॉर्बिटेट जैसे होता है। तो ये अभी सर्च शायद हम नहीं कर पाए हैं, हिंदुस्तान में और वैद्यों ने कर लिया है, तो शायद वो वर्क कर रहे होंगे उसके ऊपर।
लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आयुर्वेद में इमरजेंसी होल्ड करने के लिए दवाइयां नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। हाँ, एलोपैथी में है, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है एब्डोमेन में, आपने उसको, उन्होंने इंजेक्शंस दे दिए और पेशेंट को रिलीफ आ गया। हमारे यहाँ भी होंगी डेफिनेटली, लेकिन हम अभी उन चीजों को ढूंढ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? क्योंकि हमारे रिसर्च की कमी है, हमारे अंदर खुद के अंदर ही कमी है। सरकार के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते, हमारे खुद के अंदर ही कमी है, जिस वजह से हम खुद सर्च नहीं करते। क्योंकि आयुर्वेद की रिसर्च 2 रुपए में होने वाली रिसर्च है। पेशेंट है, दवाइयां हैं, प्रयोग कर लो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना होगा। तो इन चीजों का मैंने कंसेप्ट बताया, इससे स्थूलता के हम चीजों को देख सकते हैं। साथ में हमें पेशेंट की एक्सरसाइज पर फोकस करना है। एक्सरसाइज अर्ध सोहितम से थोड़ी सी बढ़ के करानी है, उसकी क्षमता से थोड़ा सा बढ़ के कराना है, लेकिन उससे पहले पेशेंट के बीपी वीपी इन सारी चीजों को चेक करेंगे। पथ्य आहार क्या है? पथ्य आहार में बताया है, सावा है, यवक है, जौ है, जूनक है, कोदो है, मूंग है, कुल्थी। मतलब कुल मिलाकर के जो इसके पथ्य आहार बताए, वहां पर वही चीज जो मैंने अभी गुण बताए थे, उनके विपरीत गुणों वाले औषधियों का या आहार का प्रयोग किया है। मेदस मांस और कफनाशक अरिष्टों का अनुपान के रूप में प्रयोग करने को बोला है।